तो बस 2 घंटे का इंतजार और है जब मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट आने वाला है। इस बजट से कितनी उम्मीदें लगाई जाएं, एक मुश्किल हालात में यह बजट आ रहा है जब ट्रंप टैरिफ से हम दो चार हो रहे हैं। इकोनॉमिक सर्वे ये कह रहा है कि जिस तरह से अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है उस लिहाज से नौकरियां जो हैं वो नहीं बढ़ रही हैं। साथ ही साथ जो फ्रीबीज हैं वो एक बड़ा कंसर्न है। तो इन तमाम कंसर्न्स को ये बजट जो है वो किस तरह से डील करेगा और साथ ही साथ इन कंसर्न्स को बनाए रखते हुए आम आदमी को किस तरह से किन क्षेत्रों में राहत मिलेगी, फिर चाहे वो टैक्स स्लैब्स हो या हेल्थ सेक्टर्स हो या फिर रोजमर्रा की जरूरत के सामान को सस्ती चीजों के दायरे में लाना हो। और लोकसभा में अब सुबह 11 बजे, अब से 2 घंटे के बाद वित्त मंत्री जो है ये बजट पेश करेंगी, उनका भाषण शुरू होगा। उससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर्तव्य भवन पहुंची हैं, जहां वित्त मंत्रालय है, अपने कार्यालय पहुंची हैं। वित्त राज्य मंत्री भी उनके साथ हैं और बजट को जो भी फाइनल टच देना है उसके बाद वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने के लिए जाएंगी। उनको बजट की कॉपी सौंपी जाएगी, उनकी अनुमति ली जाएगी बजट पेश करने के लिए। 10 बजे निर्मला सीतारमण संसद भवन पहुंचेंगी। 10:15 बजे कैबिनेट की मीटिंग होगी जिसमें बजट को मंजूरी दी जाएगी और फिर 11 बजे लोकसभा में कार्रवाई शुरू होते ही बजट जो है वो देश के सामने रख दिया जाएगा। आज बजट के साथ एक रिकॉर्ड भी बन रहा है। पहला मौका है जब रविवार को बजट पेश हो रहा है। साथ ही वित्त मंत्री के तौर पर कोई भी वित्त मंत्री रहा हो, 9 बार लगातार बजट पेश निर्मला सीतारमण करने जा रही हैं पहली बार। तो ये एक रिकॉर्ड उनके नाम भी दर्ज होने जा रहा है। हम लोग आपको बता रहे थे कि जो आज 13वां बजट हो जाएगा मोदी सरकार का। इन 12 बजट में कम से कम टैक्स रिलीफ की अगर बात करें तो लगातार मोदी सरकार उसका दायरा बढ़ाती आई है और पिछले साल 12 साल तक की आमदनी को टैक्स फ्री कर दिया गया था। उसमें आप अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन जोड़ लें तो वो 13.25 लाख हो जाता है। इस बार शायद थोड़ा वो और बढ़ाने की मांग की जा रही है तो वो 13 लाख हो जाए। तो ये सारी बातें, ये माना जा रहा है जो किसान सम्मान निधि है वो 6,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये की जा सकती है। कुछ कयास ये भी लग रहे हैं कि जो आयुष्मान योजना है उसका लाभ अभी तक 70 साल से ज़्यादा उम्र के बुजुर्गों को जो है वो सभी उसके दायरे में आ जाते हैं। वो 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोग जो हैं उनको भी उसमें इंक्लूड किया जाए। तो ये सारी बातें, लेकिन हमें पता चलेगा ये सब 11 बजे के बाद ही। स्टूडियो में बात हो रही थी, आपको पता है, बताया गया कि कितना गोपनीय दस्तावेज ये होता है। हमारे साथ विवेक सिंह जी हैं, इकोनॉमिस्ट हैं और वित्त मंत्री के ओएसडी के तौर पर उनके साथ काम भी कर चुके हैं। योगेंद्र कपूर जी फाइनेंशियल एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। देवेंद्र पराशर इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर, प्रदीप सिंह जी, अजीत द्विवेदी जी वो हमारे साथ स्टूडियो में। अजीत जी, कहीं कुछ निवेश किया आपने बजट से पहले तो हमको पता लगे कहाँ करना है? नहीं, वो मना कर दिया ना विवेक जी ने कि ये इनसाइडर अब आजकल कोई बात आएगी नहीं जिससे हम लोग कर सकें, कुछ खेल सकें। लेकिन फिर भी आपका कोई अनुमान आज के बजट से या अपेक्षा? नहीं, देखिए हम लोग पहले तो इस नज़रिए से देखते हैं कि ये मिड टर्म बजट है प्राइम मिनिस्टर का, नरेंद्र मोदी का। ये मिड टर्म बजट है, तीसरा बजट है उनके इस कार्यकाल का। और इस मिड टर्म बजट के बाद इसी में अगर कोई बड़े पॉलिसी डिसीजंस लेने हैं, कोई अलोकप्रिय फैसला करना है तो उसके लिए यही बजट है। इसके बाद वो उसकी संभावना कम होती जाएगी। अगले साल उत्तर प्रदेश सहित 7 राज्यों के चुनाव हैं और फिर उसके बाद आप चुनाव के मोड में जब जाने लगते हैं, जब आखिरी पूर्ण बजट होगा उसके बाद आप नहीं कर सकते हैं, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं इस तरह के डिसीजंस। तो अगर कोई अलोकप्रिय फैसला होना है तो वो इसी में होना है। अगर कोई ऐसा फैसला होना है जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी को हिसाब से ध्यान में रख के करते हैं तो वो इसी में होना है। और 2-3 चीज़ें अभी की जो स्थिति है, जैसे एक स्थिति ये है कि हम लोगों ने यूरोपीय यूनियन के साथ जो फ्री ट्रेड डील किया है उसके लिए देश को तैयार करना है। अगर हम लोग को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अगर मजबूत करना है तो उसके लिए अगर कोई डिसीजन होना है तो वो भी होना है। जो अभी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वर्ल्ड में, जिस तरह से उथल पुथल डोनाल्ड ट्रंप ने मचा रखी है या दूसरे युद्ध चल रहे हैं, उसके हिसाब से भारत को तैयार करने के लिए अगर कोई पॉलिसी डिसीजंस होने हैं। और ये सब इस कंस्टेंट, ये देखिए एकदम तनी हुई रस्सी पर चलने की तरह का हम लोगों का बजट होता है हर बार। हम लोगों के इतने कंस्टेंट हैं, हम लोगों के लगातार आप देखिए कि नॉमिनल जीडीपी का जो हम लोगों का है वो लगातार कम होता जा रहा है। जो हम लोग अनुमान लगाते हैं वो लगातार कम होता जा रहा है। जीडीपी की स्पीड लोग कहते हैं कि बहुत बढ़िया है, 6.8 to 7.2 है, लेकिन नॉमिनल जीडीपी क्या हम 8% मान के चल रहे हैं कि 8% होगा। उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं सारे कि टैक्स रेवेन्यूज क्या आएंगे। अगर टैक्स रेवेन्यूज उस तरह से नहीं आते हैं तो फिर या तो बोरोइंग करें या हम जो
स्कीम्स में जो है वो कटौती करें, लेकिन जब आप स्कीम्स में कटौती करने जाते हैं तो आप डिफेंस अलॉटमेंट कम नहीं कर सकते हैं, आप सोशल डेवलपमेंट की स्कीम्स में कटौती नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो सब पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं। और उसका शिकार क्या होता है कि आप हेल्थ में उस तरह से इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। इकोनॉमिक नहीं, सर्वे ने economic बताया survey में कि concern भी फ्रीबीज जाहिर से बहुत किए गए हैं। नुकसान हो रहा है। नहीं, वो तो अभी इस बार कहा, पिछली बार कहा था कि बहुत अच्छा है। नहीं, लेकिन वो उसमें नहीं, सीधा उसकी कहा है, बात स्किल्स भी नहीं। खत्म हो रही वो हैं तो और ठीक है, जो उस पर हम पढ़ाई लोग के लिए, कर चुके रेलवे हैं। के लिए, आप हेल्थ के लिए देखिए, पैसा नहीं सिर्फ बच रहा है। महिलाओं के लिए जो आवंटन, महिलाओं को जो स्कीम्स दी जा रही हैं उसी में ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ रुपए सारे स्टेट्स दे रहे हैं। तो वही तो concern है कि वो पैसा तो नहीं बच concern रहा है। हम ये उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो उसमें आप नहीं कटौती कर सकते हैं, जो सोशल डेवलपमेंट की स्कीम्स है उसमें कटौती नहीं कर सकते हैं, उसमें आप ज्यादा करेंगे। नहीं, कटौती और नहीं कर सकते डिफेंस हैं। में नहीं कर सकते हैं। कमी, जो कमी होती है वो क्या होता है कि हेल्थ सेक्टर में उस हिसाब से नहीं बढ़ाया आपने आवंटन, एजुकेशन में नहीं बढ़ाया, R&D में नहीं बढ़ाया, और इसका लॉन्ग टर्म में बड़ा नुकसान होता है। तो इस तरह के अगर कोई फैसले करने हैं कि R&D में हमको पैसे बढ़ाने हैं, हेल्थ का बजट बढ़ाना है, चूंकि ये भी पोल्यूशन से निपटने के लिए अगर बजट में आप बढ़ोतरी नहीं करते हैं, ये एक बड़ा कंसर्न है। इस साल हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हेल्थ पोल्यूशन को लेकर के समस्या हुई पूरे देश में। तो ईवी पर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर क्या आप बढ़ाते हैं, ग्रीन एनर्जी के लिए क्या करते हैं, जिस तरह से चाइना कर रहा है, या एनर्जी का जो दूसरे देश कर रहे हैं ग्रीन एनर्जी के लिए। तो पोल्यूशन एक बड़ा कंसर्न है। अभी कहा ना हम लोगों ने, गीता गोपीनाथ को हम लोगों ने सुना कि हमारे यहाँ किस तरह के कितने लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता है पोल्यूशन की वजह से। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जो बहुत पॉपुलर स्कीम्स नहीं होंगी, लेकिन देश में लंबे समय में देश को एक मजबूती देने के लिए ये जरूरी है।